बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं और ये हमारे स्पेशल शोज़ की सीरीज़ चल रही है क्योंकि आप जानते हैं कि हम रमज़ान की फेस्टिविटीज़ में हैं। डेफिनेटली इस दफ़ा की ईद, जैसे मैं अपने पहले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि इस दफ़ा की जो ईद है वो बहुत मुख्तलिफ है, हर एक के लिए मुख्तलिफ है क्योंकि हम कोरोना जैसी वबा से लड़ रहे हैं। हम साथ ही साथ अभी एक लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, हम एक सेमी लॉकडाउन की तरफ गए हैं, हम एक सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं और कुछ लोगों के अगर हम माने तो हम लॉकडाउन से बिल्कुल ही बाहर निकल आए हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जब से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की गई तो तब से बहुत से लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दी। बाजार खचाखच भरे हुए थे, SOPs की धज्जियां उड़ाई गई, बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, इस लफ्ज़ का दूर दूर तक हमने देखा कि बहुत से पाकिस्तानियों का ताल्लुक इससे नज़र नहीं आया। पंजाब की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं खुली, सील हुई, फिर खुली और उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधरे। मैंने अपने शोज़ में पहले भी कहा है, दोबारा रिपीट करूंगी आज के दिन ही, हालांकि मैं जानती हूं कि हम ईद की फेस्टिविटीज़ मोड में आप सब लोगों को मैं दोबारा ईद मुबारक भी विश करूंगी। मैं ये दुआ करती हूं कि आप लोग की ईद बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आए, आप लोगों के लिए, आप लोगों को महफूज रखे, आप लोगों को सेहत दे और आप लोगों को कोरोना जैसी इस वबा से, इस क्लैमिटी से जो है बचाए भी। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि पाकिस्तान की पहली रुकन असम्बली कोरोना के हाथों अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। शाहीन रज़ा साहिबा की मैं बात कर रही हूँ। हमने ये भी देखा कि बहुत से पॉलिटिशियंस इस कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हमने देखा कि ANP के गुलाम बिलोर साहब हों, इफ्तिखार हुसैन साहब हों, उन्होंने अपने भाई खो दिया इस कोरोना के साथ, इस जंग के अंदर। वो खुद कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इफेक्टेड है कोरोना से। लेकिन इस सब के बावजूद मैं बार बार उन फैसला साजी करने वालों को, उन हुक्मरानों को, उन पॉलिटिशियंस को, वो तमाम लोग जो कि फैसले ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल वक्त के अंदर, मैं बार बार उनसे पूछती हूँ कि गुर्बत से अभी तक हमने कोई, भूख से अभी तक कोई हमने मौत नहीं देखी, लेकिन कोरोना से जाने जा रही हैं। सो वी नीड टू टेक एक्शन। एनीवेज जी, आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब है, जिनके बगैर मेरा कोई भी एनालिसिस का शो मुकम्मल नहीं हो सकता। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शौकत पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, आज टेलीविजन से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब ज्वाइन करने के लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर्स, जिनको मैं चाहती हूँ कि वो फ्रीक्वेंटली मेरे शोज़ पर आएँ, लेकिन ऑब्वियसली उनकी भी अपनी कमिटमेंट्स हैं, हमारे भी अपने शोज़ की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से है, लेकिन जब जब मौका मिलता है आई एम रियली obliged कि he do gives me time। इसके अलावा सलमान आबिद साहब है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस कोरोना क्राइसिस के दौरान, इस लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन के बावजूद ये मेरे स्टूडियो तक आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी पहुँचाएंगे ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार अहमद साहब, सीधा सवाल सीधा आपके लिए, इस दुआ के साथ कि आपकी ईद की तमाम फेस्टिविटीज़ अच्छी गुजर रही होंगी, आगे भी गुजरेंगी और आप महफूज रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे और लंबी ज़िंदगी भी अता करें। सर, कोरोना के बाद, इस ईद उल फितर के बाद का पाकिस्तान आपको कैसा लग रहा है? इस जो सेमी लॉकडाउन है हमारा, क्या ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि हम दोबारा एक सख्त कड़े लॉकडाउन या कर्फ्यू की तरफ जाने वाले हैं? देखिए, हम नहीं कहीं भी जा सकते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो पिछले 2 महीने में हमने देखा है, वी डोंट हैव द गवर्नेंस इन द कंट्री। तो फैसला करने वाले कंफ्यूज हैं टोटली और उनके नज़दीक इंसानी जानों के मुकाबले में बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बिजनेस की आड़ में उन्होंने इस्तेमाल किया गरीब का नाम, दिहाड़ीदार का नाम, तो उसको इस्तेमाल करके आज वहाँ पे आ गए हैं। यानी अजीब मुल्क है। इस शुरू के दिनों में जब 8-10 अमवात हुई थी तो रात को 10 बजे मसाजिद से अजानों की आवाज़ें आती थी। अब जो हम थाउजेंड्स को क्रॉस करके हैं डेथ में, तो कोई अजान नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सोच फिक्र क्या है। हमें सिर्फ पैसा कमाना है। और मुझे अजीब नहीं लगा, हमारे एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर ने कहा था 4000 अमवात होती हैं ट्रैफिक के हादसात में, तो उस वक्त बात बहुत बुरी लगी थी, कड़वी लगी थी और मैंने भी बड़ा बुरा रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। लेकिन आज एहसास हुआ है कि वो सही कह रहे थे। इंसानों की जान की बजाय पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है इन दिनों में, तो लोग तो मरते रहते हैं, ट्रैफिक के हादसात में मर गए। और बड़े मजे की बात है कि इनको सबसे बड़ी सपोर्ट पिछले दिनों मिल गई एक ऐसे इदारे से
उस अदारे ने कहा सब कुछ खोल दो, और उस अदारे में एक ये आर्गुमेंट भी आया कि इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी से लोग मर जाते हैं। मैं हैरान हूं कि कहाँ पोलन एलर्जी और कहाँ अपना एक वायरस, क्या कंपैरिजन ड्रॉ किया गया। इस कंपैरिजन से ही आप समझ लो कि हम ईद गुजारने के बाद कहाँ खड़े होंगे। मैं नहीं समझता कि हम ठीक हो सकते हैं। ना हमें अपनी कम जो हमारी कोताहियां हैं उसका एतराफ़ करने को तैयार हैं, ना हम इम्प्रूव करने को तैयार हैं। सिर्फ हम इसी बहस में हैं कि फलाना सूबा ये कर गया और फलाने सूबे ने ऐसा नहीं किया। ये है सारी सूरत। मैं तो इस ईद के मौके पर घर से निकले नहीं, सिवाय नमाज के लिए। अब मैं मस्जिद में गया था और वहाँ पे भी मैंने देखा कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थे। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और वही, ना कोई मास्क था, ना कोई ग्लव्स थे, ना कोई एहतियात थी। और फिर उन्होंने साफ कहा है कि ये सब अल्लाह की तरफ से आनी है, जिसको आनी है वो आनी है। ये हमारा अप्रोच है। बस मैं उस रब से दुआ करता हूँ कि रब, क्योंकि हमारा इत्मीनान है तेरे पर और हम तुम्हें मानने वालों में से हैं, हमारे पे अपना रहम कर। ठीक है जी। सलमान आबिद साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस पार्टिसिपेट करें आज इस शो के अंदर अपनी राय से। कोरोना पाकिस्तानियों की ईद का रंग भी फीका नहीं कर सका। शॉपिंग मॉल्स का हमने जिक्र कर लिया, डेथ टोल, मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है वो भी हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके बावजूद शॉपिंग हो, बाहर निकलना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन करना हो, जिस तरह से भी है, हम पाकिस्तानी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल आल्सो। जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा कि हुकूमत भी हमें बहुत सी जगहों पे नॉन सीरियस नजर आई, कंफ्यूज नजर आई। खैर, आई थिंक सो दैट इज अ बेटर वर्ड टू यूज। और इसके कहीं ना कहीं हमने इफेक्ट्स आम आवाम पर देखे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में और खास तौर पे हमारे जैसे ममालिक में, पाकिस्तान में अभी तक लोग ये समझते हैं कि कोरोना जो है वो इतना बड़ा मर्ज नहीं है जितना बड़ा मर्ज बना के दिखा दिया गया है। और लोग तो इसके पीछे साजिश भी ढूंढते हैं, बाकायदा थ्योरियां उसकी चल रही हैं। तो लोगों ने यकीनी तौर पे, जैसे आपने कहा, कि उसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जिस तरह से इस मर्ज को सीरियस लिया जाना चाहिए था। और ख़ास तौर पे छोटे इलाकों के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसकी SOPs की वायलेशंस की हैं, चाहे वो कारोबारी मामला थे, चाहे वो रोज़मर्रा के मामला थे, चाहे वो आपके समाजी मामला थे। जहाँ लोगों को मिला मौका, लोगों ने उसको वायलेट किया। हमारे मदारिस, हमारे मसाजिदें, हमारे उलमा कराम, उन्होंने उसको वायलेट किया, बाजार ने उसको वायलेट किया। तो ये एक मजमूई रवैया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई चीज़ आप पर आफत के तौर पर सामने आती है और रियासत आपसे ये अपील करती है तो हमने वो SOPs नहीं देखे। और उसके बावजूद लोगों के साथ हुक्मरानों का भी है। जो आपने कहा कि हुक्मरानों के अंदर भी कंफ्यूजन है। वफाकी हुकूमत कुछ कह रही है, सूबाई हुकूमत कुछ कह रही है, एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा वजीर कुछ कह रहा है। तो उस वजह से भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना। उस कंफ्यूजन ने भी फिर जो है ना आपको सोसाइटी के अंदर चीज दिखाई। अच्छा, फिर उसके बाद कारोबार खुलना, ये जो बात बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि आपको तय करना है कि आपको रोजगार, अपने माशी हालात को ठीक करना है, लोगों को भूख से मारना है या फिर आपने कोरोना से मारना है। इसके अंदर भी हमने बड़े तजादात देखे और जो मुख्तलिफ तरीकों से हमने देखा कि उसकी भी एक रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पूरे समाजी रवैयों में नजर आती है। अच्छा, उसके बाद फिर ईद सर पर आ गई तो आपने कहा कि नहीं, ईद के लिए कारोबार करने को जो स्पेस देनी होगी, आपने वो स्पेस दी। आपने वो तमाम SOPs सारे तय किए, दुकानदारों से, कारोबारी तबकात से, लोगों से कहा गया कि इन SOPs के बगैर चीजें ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन आप सबने देख लिया उस SOPs पे फिर कितना अमल हुआ, कोई उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। ट्रांसपोर्ट का मामला, रेलवे का मामला, हर जगह पे हमें लगा कि एक कंफ्यूजन जो है वो हमारी रियासत के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर, हमारे इदारों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर रही है। लेकिन अब क्योंकि ईद के बाद मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जिस तरह से कहा जा रहा है और बहुत से माहिरीन ने कहा है कि एक शिद्दत आएगी कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में, डेथ रेट्स भी बढ़ सकती हैं, टेस्ट के जो केसेस हैं उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो मुझे लगता है, और जो कहा जा रहा है कि जून का महीना जो है वो काफी क्रिटिकल महीना है, और अगर इसी तरीके से वायलेशन जिस तरह से ईद से पहले रही है और आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहती है, तो मैं तो इस पहलू को अक्सर नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मुमकिन है कि आपको इस ईद के फौरन बाद आपको फिर एक लॉकडाउन नजर आए, फिर उसमें सख्ती नजर आए, मुमकिन है उसमें कोई कर्फ्यू भी नजर आए। शौकत बराजा साहब, लॉकडाउन नजर आए, लॉकडाउन में सख्ती नजर आए और मुमकिन है कि कर्फ्यू नजर आए। इफ्तिखार साहब ने तो गिव अप कर दिया। मतलब मुझे भी पर्सनली मुझे भी नहीं लग रहा कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। लेकिन जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से क्या हो सकता है, या फिर आपके पास कोई चौथा ऑप्शन है कि ईद के बाद अब ये होने वाला है कोरोना के कॉन्टेक्स्ट से? पॉलिटिकल साइड पे मैं बाद में आती हूँ। दिनेश, सीधी बात है
अब आप पूछ जाए कोई लॉकडाउन होगा पाकिस्तान में, या किसी लॉकडाउन को कोई फॉलो करेगा या उस पर अमल किया जाएगा, वो डिवीजन है, डिवीजन। एक वो तबका है जो हमारे हुक्मरान है यहाँ पर, पीटीआई वाले लोग, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो समझते हैं कि ये कोरोना शुरू ये कुछ बिगाड़ है लोग का। सफार साहब कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल सही, अल्लाह की मानिए वही एक ये सोच है, कि यार एक पैंडेमिक है, जैसे आपने कहा कि भूख कोरोना से तो 1000 के ऊपर तो रिपोर्ट हो गया ना, और ये ईद से पहले हुआ था, है तो ये दो सोचे हैं। अब अगर लॉकडाउन करना तो सिंध हुकूमत किया, शुरू में उन्होंने कहा एक दो सोच, और वो पूरे माशरे में तो ये तबका है उस सोच वाला, दूसरी सोच वाला जो माशरे में तबका है तक कह रहा था कि नहीं है, हमने लॉकडाउन नहीं, बहुत सारे लोग इस सोच को अपनाते हैं। तो क्लैरिटी है, वो सोचें क्लैश। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फैसले आए कोरोना के हवाले, एक दिन कहा कि बंद खोल दें, दूसरे दिन कहा कि हमारे डालें, हमने हमारे कहने पे खुले गए। लेकिन अब जैसे बढ़ रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके कहने के मुताबिक ये बहुत चला जाता है। मैं फिर कहूँगा की बात है, लॉकडाउन को जहाँ आपकी गाड़ियां रेल गाड़ियां चल रही, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट चल रही, जो एयर ट्रैफिक है वो भी, और जब दुनिया में एक खौफ था, दुनिया बंद, उस वक्त हम उस वक्त भी फॉलो नहीं कर रहे थे पूरा। अब तो दुनिया ने खोल दिया है ना, दुनिया में खुल गया मामला, दुनिया में दुनिया में गो कर, दुनिया में एक मुकम्मल लॉकडाउन करके, आइसोलेशन करके, सोशल डिस्टेंसिंग के अमल पैरा होकर वो खुल गए। हम तो वो भी नहीं कर सके, लेकिन हमने कहा खोलेंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट लीड ले रही थी, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट मिल रहा था, मुराद निशाद के हाथ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। हमने ऐसा घुमाया कि नहीं सब कुछ देखे ना। पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ये ऐलान न करते तो सिंध पे प्रेशर नहीं पड़ना था बाकी टेक करने का। इस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, एक रात पहले ताजर और सिंध के मुलाकात नाकाम हुए थे। ताजरों ने कहा था कि हम कल डिफाई करेंगे सिंध हुकूमत के ऑर्डर को और हम दुकानें खोलेंगे, लेकिन जैसे ही फैसला आया, फैसला तो बाइंडिंग है, फैसला हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, वो जीबी की गवर्नमेंट हो, वो पंजाब की हुकूमत हो, गवर्नमेंट हो, बाइंडिंग फैसला आया तो भी सरेंडर करना पड़ा। तो अब लॉकडाउन नहीं होगा, ना कोई उसको फॉलो करेगा। पहले ही बड़ा मजाक उड़ चुका है लॉकडाउन के नाम पे, खुदा के लिए अब दोबारा मजाक। ठीक है इफ्तिखार साहब, शौकत पराचा साहब कह रहे हैं भाई आप लॉकडाउन भूल जाएं, ये क्या होता है हमें नहीं पता, ये ऐसा होने वाला है पाकिस्तान की आवाम के साथ। सर एहतसाब का लफ्ज तो याद रहेगा ना ईद उल फितर के बाद भी, एहतसाब का झाड़ू फिर से फिरने के लिए तैयार होगा अगर हम प्रेडिक्शंस की माने, जो शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं। तो कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है इफ्तिखार साहब? बिनिश बात यह है कि ये एहतसाब वाली बात मेरा ख्याल हम करनी छोड़ ही दें, तो मजाक बन गया है। 2 साल गुजर गए हैं और जो दूसरे एहतसाब की फहरिस्त तैयार हो गई है उसकी तरफ वो देखने को तैयार नहीं है। यानी जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्या वो ऐसा नहीं है कि उसका भी एहतसाब हो? क्या जो मामलात हमारे सामने आए हैं, मैं कहता हूं कि चलें वो खबरें ही हैं, क्या उन खबरों की तहकीक नहीं करनी चाहिए? क्या उसकी तहकीक के लिए अदारों को वो मुकदमात नहीं देने चाहिए? कुछ अदारों को कुछ मुकदमात आपने दिए तो उसमें आपने डिलिंग टैक्टिस कर दिए, उसमें किया हुआ है। तो एहतसाब तो सिर्फ 2 खानदानों का है, वो शायद और तेज हो जाए और उनमें से गिरफ्तारियां हो जाए, उनको और तंग किया जाए। उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई कि तुम्हारे पास इतने अच्छे घर हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ उन तक क्यों महदूद रखा गया?
और 2 सालों में ये हो रहा है। और जहाँ से ये खेल शुरू हुई पनामा से, उसमें तो गालबन कुछ और नाम भी थे, कई 100 नाम थे। तो मैंने तो किसी के बारे में इंक्वायरी होती नहीं देखी। हमारे दोस्त मुख्तलिफ टेलीविजनों पे बैठ के दुबई की प्रॉपर्टीज की बात करते रहे, बरतानिया की और प्रॉपर्टीज की बात करते रहे, उनमें से तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फिर चीनी की बात हुई, आटे की बात हुई, अभी दवाइयों की बात हो रही है, अभी मालम जब्बा की बात है, अभी एक जगह पे BRT की बात है। मतलब क्या है जो नहीं है हमारे इल्म में, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, उस पर तो वो तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया जा रहा जो 2 फैमिलीज के बारे में किया जा रहा है। So Iftikhar sir, where will this stop? I'm really sorry, I'm interjecting, लेकिन ये रुकेगा कहाँ पे? एक ठोस जरा मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये तो हम देख रहे हैं ना कि आपने भी जैसे फरमाया कि 2 साल से ही चल रहा है, कहीं ना कहीं तो उसे रुकना होगा ना, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। रुक जाएगा जब ये सारे अंदर चले जाएंगे और ये काबल नहीं देंगे कि कुछ कह सके, रुक जाएगा। ओके, सलमान आबिद साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब जेल जा रहे हैं इस ईद के बाद? ये ईद उनकी बाहर आज़ादी से, जिस तरह से वो अपने घर पे हैं इस टाइम पर, देखिए एक तो हमारा ईद होगी और उसके बाद वो जेल जा रहे हैं। देखो विनुश, एक तो हमारा जो माजी है ना, एहतसाब के नाम पर सियासत करना, ये पहले से रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। और हर हुकूमत ने, चाहे वो फौजी थे चाहे वो सियासी थे, उन्होंने एहतसाब को एक बतौर हथियार तो इस्तेमाल किया है हर जगह पर। अब भी जो अपोजिशन है वो यही कहती है कि जो नैब है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन और क्योंकि जैसे 2 साल से हम बहुत शोर सुनते हैं, शहजाद अकबर साहब की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनते हैं, बड़े बड़े सबूत दिखाए जाते हैं, कागज दिखाए जाते हैं, एविडेंस दिखाए जाते हैं, 2 हफ्ते से जी फिर तो शुरू कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि क्या वजह है कि वो सारे मामलात नैब की अदालतों में ट्रांसलेट नहीं होते, दूसरी अदालतों में ट्रांसलेट नहीं होते, और वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो टूल है वो डोमिनेट कर जाता है। एक बात। अब मसला यह है कि दोबारा इसके अंदर शिद्दत आई है जैसे आपने कहा, और ये बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि ईद के फौरी अगले हफ्ते के बाद आप देखिएगा आपको नैब एक दफा फिर प्रोएक्टिव नजर आएगा। अच्छा, अब ये नहीं मैं कह रहा कि एहतसाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन बहुत से लोग एहतसाब के नाम पर पकड़े जाएंगे, और इस दफा आप देखिएगा कि आपको हुकूमत के अंदर से भी कुछ लोग पकड़े जाएंगे। यानी इस दफा एहतसाब का झाड़ू यकतरफा नहीं होगा, इस दफा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो यकतरफा एहतसाब चल ही नहीं सका ना, वो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश ही नहीं कर सका, क्योंकि जितने मामलात हैं हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों के, अगर आपने उसको नहीं करना तो इस एहतसाब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकेगी। अब ये जो चीनी का और आटे के बहरान का जो कमीशन था, उसकी जो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल हो रही हैं, उसमें बड़ा सख्ती पॉइंट आउट किया गया उन लोगों को और उसमें तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। तो इसलिए मुझे लगता है ये मामला, पेशावर के जो मामलात हैं वो वाले मामलात, फिर उसके बाद ये IPPs का जो इशू चल रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी लोग उसके अताब में आएंगे। अब उसके नतीजे, मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं, अच्छा। मिसाल के तौर पे खुसरो बख्तियार साहब की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे शरीफ फैमिली की बात हो रही है, मिसाल के तौर पे जो है खुसरो बख्तियार साहब तो फेवरेट हैं, उनको देखिए फेवरेट को, देखिए जब फेवरेट तो जहांगीर तरीन भी थे, उनसे बड़ा फेवरेट तो कोई नहीं था ना। आज इस वक्त जहांगीर तरीन कहां खड़े हैं? हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 15 दिन से परवेज खट्टक साहब ने बड़ी कोशिश की कि उनकी और इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके हैं। इसलिए जो फेवरेट है वो आपके हर दौर में रहे हैं, लेकिन हर दौर में फिर जब आप फेवरेट से नीचे आते हैं, क्या मामला इस लेवल तक पहुंच गया है कि जहांगीर तरीन साहब मुलाकात करना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं? मैंने तो जो रिपोर्ट सामने आई है, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, लेकिन क्यों नहीं चाहेंगे जहांगीर तरीन के उनके मामला जो है इमरान खान के साथ सॉर्ट आउट हो? वो तो चाहेंगे, वो तो कारोबारी तबका है। कभी कभी कारोबारी तबका जो है वो चाहता है कि उसके मामला सॉर्ट आउट ना हो, वो हुकूमत के साथ हो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, किसी और के साथ हो, वो हर एक से करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है सर, इसी कारोबारी तबके ने खान साहब को हुकूमत प्लेट में रख दिया। इसका मतलब ये ना, आप ये कहना चाहती हैं कि क्योंकि उन्होंने प्लेट में रखी थी फिर इमरान खान साहब को कोई बात नहीं करनी चाहिए? मैं सर कुछ कहना नहीं चाह रही, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रही हूं। तो मैं तो आपको यही फैक्ट बता रहा हूं, तो आप लोग को बुलाया, मैं भी आपको यही फैक्ट बता रहा हूं कि वही जहांगीर तरीन जो सबसे फेवरेट थे, आज वो कहां खड़े हैं? अलीम खान साहब जो चीफ मिनिस्टर बनने के अमल में आए थे, आज वो कहां पे खड़े हुए? मिनिस्ट्री के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए ना। बहुत से लोग वो हुकूमत के अंदर, वो भी लाइमलाइट में आ चुके हैं। जितना आए, लेकिन जितना वो आना चाहते थे उतना तो नहीं आ सके, जितना वो आना चाहते थे उतना नहीं आ सके। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एहतसाब का जो अमल है उसमें एक लहर आएगी दोबारा, और इसमें मैं कह रहा हूं कि इस दफा आप देखेंगे कि हुकूमत के अपने लोग भी सामने आ सकते हैं।
चलिए लेट्स सी, मुझे इस टाइम पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शौकत पराचा साहब से भी बात करेंगे, इफ्तिखार साहब से भी बात करेंगे, और ऑफ कोर्स सलमान आबिद साहब तो मेरे साथ बने हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक। ईद मुबारक टू यू। वेलकम बैक जी, ईद मुबारक आप सब लोगों को। आप लोग ईद की फेस्टिविटीज एंजॉय कर रहे होंगे और तमाम वो प्रिकॉशन ले रहे होंगे जो कि इस टाइम पर ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। जैसे कि मैं कहती चली आ रही हूँ, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वी स्टिल हैव टू फाइट विद दिस डिजीज। मेरे साथ मौजूद है जी वेरी ऑनरेबल इफ्तिखार अहमद साहब, वेरी ऑनरेबल शौकत पराचा साहब, वेरी ऑनरेबल सलमान आबिद साहब। शौकत पराचा साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब इस ईद उल फितर के बाद दोबारा गिरफ्तार होने वाले हैं, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर साहब को बता रहे थे कि जी गिरफ्तार मुझे भी कर लेंगे, जावेद लतीफ साहब को भी कर लेंगे, शाहिद खकान अब्बासी साहब को भी कर लेंगे, सारों को कर लेंगे, तो वो डील की जो बातें हो रही थी, जो आप जैसे आपके जो दोस्त हैं, बेसिकली नॉट यू योरसेल्फ, लेकिन आपके बहुत से कॉलीग्स, आपके बहुत से दोस्त अक्सर करते थे कि जी डील हो गई, ऐसे हो गया, बस अब बाहर जाने वाले हैं, बस अब वापस पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। तो वो डील की खबरों का क्या होगा अगर वो सब कुछ होने जा रहा है जो सलमान आबिद साहब मुझे बता रहे हैं? ख्वाब हैं, हम ख्वाब देखते हैं, और कि हम दिन भी ख्वाब देख रहे लेते हैं कि मुल्क में एहतसाब होगा और दोनों साइड के लोग चले जाएंगे। सेनेटर सैफुर रहमान ने भी ख्वाब दिखाया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर जनरल मुशर्रफ ने जब ये बैंक बनाया तो यही ख्वाब था। पता चला कि वफादारियां तब्दील हुई और उसमें एक पैट्रियट ग्रुप बन गया पीपल्स पार्टी में, और फिर हुकूमत बन गई जमाली साहब की। खैर जमाली साहब भी न रहे, आफ्ताब शेरपाव साहब पे भी केस था। जब उन्होंने वफादारी तब्दील की तो वो भी वजारत में आ गए, काबीना में रहे, बड़े स्ट्रॉन्ग वजीर थे। तो ये जो बातें हैं ना एहतसाब वाली, ये हमने तो खैर जिंदगी में देखा है कि बात क्या होती है। अभी भी देख लें कि बातें कुछ और हैं, मे भी मैं पूरी तरह बयान न कर सकूं, लेकिन कुछ बातें और हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। वो अगर ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो ये पकड़े जाएंगे, ख्वाहिशात पूरी हो गई तो ये नहीं पकड़े जाएंगे। मसलन शहबाज शरीफ पे इस वक्त क्या केस है जो नया तल्फी हो रही है? ख्वाहिशात किसकी हैं पराचा साहब? नहीं, पकड़ने वालों की ख्वाहिश होती है, और जाहिर है जिनको पकड़ा जाता है उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो नहीं पकड़ा जाता ना। मैं बात जरा मुकम्मल कर लूं कि जो अभी शहबाज शरीफ पे जो तलबी हो रही है वो है असासा जात के, एसेट बियॉन्ड मीन के। दिनेश, मैं गारंटी देता हूं अगर आपको भी ये नोटिस आ जाए तो आप भी प्रूव नहीं कर सकेंगी, मैं नहीं कर सकूंगा। मुझसे पूछा जाए कि आपके वालिद की इनकम क्या थी, आप इस्लामाबाद में पढ़े, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में आपको कितने पैसे आते थे, जरा मनी ट्रेल बताएं, तो मुझे क्या पता उस कैसे पैसे आते थे, ये मनी ऑर्डर आता था या किसी के हाथ आ जाते थे। देखिए, ये एसेट्स बियॉन्ड मीन एक ऐसा इल्जाम है जो किसी पर भी लग सकता है। तो लिहाजा बात ये नहीं है कि एहतसाब होना है और नैब ने टारगन बनना है। बात यह है कि जो एजेंडा हुक्मरानों के ज़हन में इस वक्त है, जो साथ रहेगा वो तो फिर डिवाइड के इस साइड पे पवित्र बन के बैठेगा। जो रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे फिर उनके खिलाफ हम जाएंगे। ये हमारा माजी रहा है और हमारा माजी हमसे डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। जो अभी 2 साल की डेवलपमेंट है कि अगर आप 80s की हिस्ट्री, क्रिटिकल हिस्ट्री इफ्तिखार साहब बयान कर दें तो वही 85 के इलेक्शन में हुआ जो 2018 के इलेक्शन, तो 2002 के इलेक्शन के बाद हुआ, वही ये हुआ। दूसरी बात, ये जो चीनी आटा स्कैंडल वाली है ना हुक्मरानों की, देखें नेसेसरली, सुनिए गौर से, TOR क्या है इस तहकीकात की? तहकीकात इसलिए हुई है कि मुल्क में अचानक चीनी की प्राइस बढ़ गई, वो 55 से लेकर 85 तक चली गई। इस नुक्ते पे तहकीकात हो रही है। वो प्राइस कैसे बढ़ी? क्योंकि चीनी मुल्क में शॉर्ट हो गई एक्सपोर्ट की वजह से। वो जो सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया, तो इस वजह से चीनी की कीमत जंप कर गई। चीनी की कीमत, सप्लाई क्यों कम हुई? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। एक्सपोर्ट का फैसला किसने किया? 4 दिसंबर 2018 को असद उमर साहब वजीर खजाना थे, उनकी सरबराही में ECC का इजलास हुआ और चीनी 1 मिलियन टन की उन्होंने समरी भेजी थी। इन्होंने 1.1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। फूड सेक्रेटरी ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी के
सेक्रेटरी ने लिखा था कि अगले साल बारिशें कम होने की वजह से गन्ने की पैदावार कम हो सकती है, तो लिहाजा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको इग्नोर किया गया। फिर 6 दिसंबर को काबीना का इजलास हुआ। हर ईसीसी के इजलास की काबीना मंजूरी देती है। 6 दिसंबर को काबीना ने ईसीसी के इस फैसले की मंजूरी दे दी कि एक्सपोर्ट करें। लिहाजा बेसिक जो बुनियादी तहकीकात का मकसद है वो ये है कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी की कीमत इसलिए बढ़ी कि एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। अब जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी वो ईसीसी में गुजरा है, वो काबीना में तो सर गुजरा है। बड़ा सवाल, अब पराजा साहब, बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि सजाएं होंगी कि नहीं होंगी, और जो पैसे ज्यादा वसूल किए गए आवाम की जेब से वो वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी वो सवाल है जो अपनी जगह पर कायम है और उनका जवाब किसी के पास नहीं है। इफ्तिखार साहब के पास जा रहे हैं। जी 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 इफ्तिखार साहब जी 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 इफ्तिखार साहब, मैं साफ कहता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो कहेंगे ये कारोबार है, और कारोबार में मार्केट में अगर डिमांड और सप्लाई का मसला चलता है तो उन्होंने पैसे कमाए तो क्या जुर्म किया है। इसमें सिर्फ एक जुर्म साबित होगा, वो है कि किसने इजाजत दी, क्या वो इजाजत लीगल थी या इनलीगल थी, ये एक डिबेट है। यही डिबेट आपकी दवाइयों के सिलसिले में है कि एक पाबंदी लगाई गई थी, उस पाबंदी को किस तरीके से कितने दिनों के बाद उसको हटाया गया, ये है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। वो कहेंगे ये हमने करप्शन तो कोई नहीं की ना, हमने कारोबार किया है, और दुनिया में कारोबार होता है तो आपको हमारे कारोबार पे क्या एतराज है। और आटे वाले भी कहेंगे आपको हमारे कारोबार पे क्या एतराज है। और अब ये जो ट्रिलियन ऑफ रुपीज की वो बनाने लगे हैं, आप घर बनाने लगे हैं, तो वो भी कारोबार है। उसमें किस भाव पे सरिया मिलता है, किस भाव पे ईंटें बिकती हैं, किस भाव पे जमीन ली जाती है, कौन सवाल करेगा। और किसके पास इतना टाइम होगा कि छोड़ दें, भूल जाएं। 4 मार्शाला इसी नाम पर लगे थे। चारों मार्शाला की जो डिक्लेरेशन है उसमें एक लफ्ज ये था कि सियासतदानों ने करप्शन की इंतहा कर दी है, सो हम आ रहे हैं और सब करप्शन खत्म कर देंगे। एक भी ऐसा कानून नहीं बना कि करप्शन खत्म हो। करप्शन खत्म हो सकती ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो सरमायादार तबका है वो मालिक है इस मुल्क का। मिलें उसके पास हैं, स्टॉक एक्सचेंज उनके पास है, ज़ेर ज़मीन दफीने जो है उसके मालिक वो हैं, हुक्मरानी उनके पास है, सेनेट में वो हैं, कौमी असम्बली में वो हैं, सूबाई असम्बली में वो हैं, उनके बेटे भांजे भतीजे डीएमजी हैं, कुछ उनके भतीजे भांजे फौज में हैं। एक पूरा का पूरा खानदान है 10-12 लाख लोगों का, वो इस मुल्क के तमाम वसाइल को लूट रहा है। उनको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता। सर, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। और ये बात सही है, ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं है ना, आप ख्वाब देखती रहें, वो कल पकड़ा जाएगा। सर ये तो हमने, सर ये तो हो गई ना कारोबारी तबके की बात, एक खास तबके की बात। जरा सियासी तबके की भी बात कर लेते हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। मुझे सियासी तबका भी तो नहीं, सुनो मेरी बात सुनो जी जी, मुझे सियासी तबके के सबसे बड़े आदमी ने कहा, हाँ, और मेरा ख्याल है तुम उस वक्त मौजूद थी मेरे साथ वहां पे उस जहाज में जी, और उसने कहा कि यार अजीब बात करते हैं आप, हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करते हैं, हमसे ये पूछा जाए कि ये पैसे किस बैंक से है, किस बैंक में गए। तो सर फिर उनके साथ जो बाद में हुआ वो भी आपके सामने और मेरे सामने ही है ना, मतलब। लेकिन एक चीज है इफ्तिखार साहब, मुझे ये बता दीजिए, जो सियासतदान है ये एकदम कभी नजरियाती हो जाते हैं, कभी एकदम से खामोश हो जाते हैं। आसिफ अली जरदारी का मैं जिक्र, इतनी अफवाहें चली, यहाँ तक कि उनकी मौत की खबरें चल दी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब से ये नहीं हुआ कि आपकी तरह जैसे आप स्काइप पे बैठे हैं कि एक वीडियो पैगाम दे दे, कुछ कर दे, नहीं। इतनी खामोशी, ये सियासतदान इतने चुप कैसे हो जाते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब बोलेंगे, कब बात करेंगे? ये कोई बात नहीं करेगा, पागल नहीं है मेरे तेरी तरह के कि हर वक्त बोलते रहे, पागल है वो। ट्रिलियन ऑफ रुपीस कमाने वाले लोग क्यों बोलेंगे? उनका क्या बिगड़ा है? बिगड़ा तो गरीब आदमी का है कि 10 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए इस सारे अरसे में। जब ये बहस होती रही
पकड़ो पकड़ो करप्ट लोगों को पकड़ो। 10 करोड़ लोग, उनका कोई वाली वारिस है? ये सब ड्रामा है दिखावे का। इसके पीछे एक और खेल हो रहा है, वो खेल है कि और लूटो। मसला ये है कि कौन लूटे, ग्रुप ए लूटे या ग्रुप बी लूटे, ग्रुप सी लूटे। इनके दरमियान कोई असूलों की जंग तो नहीं है, कोई नजरियात की जंग तो नहीं है, कोई बेहतरी की जंग तो नहीं है। आप बेवकूफों की तरह हर वक्त यही बात करते रहते हो। आई एम सॉरी फॉर दिस ब्लंट थिंग ऑन दिस ईद। हालांकि तुमने इतने प्यारे कपड़े पहन रखे हैं और आबद इतना स्मार्ट लग रहा है, तो मुझे इस ईद के मौके पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं। कोई बात नहीं इफ्तिखार साहब, हम यूज्ड टू है, आपको बुलाने का मतलब यही है कि इफ्तिखार साहब से हमने खरी खरी सुननी है। कोई बात नहीं इफ्तिखार साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा सलमान आबिद साहब के पास जाऊं। वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया जब से आपने अभी उनकी तारीफ की है, और बढ़ गया मजीद। ये सलमान साहब, ये पूरी बातें अगर हम देखें, जो भी इफ्तिखार साहब जिस तनाजुर में कह रहे हैं, उसी से आगे लेके जाते हुए इमरान खान साहब की अगर हम पॉलिटिकल जर्नी या उनकी पॉलिटिकल इनसाइट देखें, तो कोरोना हो, बैड इकोनॉमी हो, बैड गवर्नेंस भी हो, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत होते चले जा रहे हैं। और खामोश कौन हो रहे हैं? आसिफ अली जरदारी। देखिए उसकी एक वजह खामोश कौन हो रहे हैं? नवाज शरीफ साहब। खामोश कौन हो रही है? मरियम नवाज साहिबा। आपके जो मेन ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशियां इख्तियार करते जा रहे हैं, और इमरान खान साहब मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। इमरान खान के मजबूत होने की वजह यह नहीं है कि इमरान खान कोई बहुत शानदार डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान के मजबूत होने की वजह यह है कि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें वो अपोजिशन की सियासत करने की बजाय एक फैमिली इंटरप्राइजेस के दरमियान फंस के रह गई हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उसके सामने इस वक्त बका का मसला जो है वो शरीफ फैमिली है। पीपल्स पार्टी के सामने इस वक्त बका का मसला जो है वो जरदारी फैमिली है। अच्छा, अब जब आपने सियासत को खुद विड्रॉ कर लिया है, शहबाज शरीफ साहब आए थे बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए, वो खुद एक लैपटॉप पे जाके बैठ गए हैं। मरियम नवाज ने खामोशी इख्तियार कर ली है। फजलुर रहमान ने उस धरने की मायूसी के बाद अमली तौर पर रोजा रखा हुआ है। असफंदियार वली गायब हो चुके हैं, महमूद खान अचकजई गायब हो चुके हैं, जरदारी साहब की भी खामोशी है, नवाज शरीफ भी जाके लंदन में बैठ गए हैं। तो सवाल यह है कि फिर वो जो हुकूमत को एक टफ टाइम देना था अपोजिशन के तौर पे, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर, वो तो इस हफ्ते हस्ब इख्तिलाफ नहीं देना था ना। उन्होंने तो अपने अपने कंप्रोमाइज किए हुए हैं, अपनी अपनी मफामत है। इस वक्त जो आपको अपोजिशन नजर आ रही है वो रात शाम को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के टॉक शो में नजर आ रही है। मैसेज में तो कोई नहीं है, पार्लियामेंट में तो कोई नहीं है, आपको जलसे जुलूस तो उसमें नजर नहीं आएंगे। सवाल यह है कि जो रवैया अपोजिशन ने इख्तियार किया, इमरान खान का तो देखिए इस वक्त पॉलिटिकल एडवांटेज ये है कि उनके सामने एक कमजोर अपोजिशन है, और शहबाज शरीफ भी बतौर अपोजिशन लीडर वही कुछ चाहते हैं जो इमरान खान साहब चाहते हैं। मसलन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं मेरे बड़े शानदार ताल्लुकात है, फौज के साथ मिलकर ही हुकूमत की जा सकती है, तो कोई लड़ाई तो नहीं है। इसलिए आज अपोजिशन का जो मुकदमा कमजोर हुआ है उसकी बड़ी वजह इमरान खान से ज्यादा खुद अपोजिशन है। अच्छा, फिर उनके पास उनके सामने अपने मुकदमात हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं। अच्छा, फिर पार्टी के बयानियों के बड़े मसाइल आ चुके हैं। एक भाई कुछ कहता है, दूसरा भाई कुछ कहता है, एक बेटी कुछ कहती है, एक बंदा दूसरा खक्कान नवासी कुछ कहता है, तो पार्टी के अंदर वो तकसीम है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब जो पहले कहते थे और बिलावल साहब कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट, नैब, इमरान खान और जुडिशरी का एक नेक्सिस है, आज वो बात भी वो भी नहीं करते, वो भी सारा गुस्सा इमरान खान के ऊपर निकालते हैं। तो सवाल ये है कि अपोजिशन भी रिव्यू करे ना कि वो खुद कहां खड़ी है, कौम के सामने क्या मैसेज दे रही है कि वो कहां खड़े हैं। सारा कसूर ऑपोजिशन का है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो पावरफुल होते चले जा रहे हैं और हमारा मुल्क जो है वो एक एंटरप्राइज की तरह चल रहा है। प्लीज फाइनल 1.5 मिनट है मेरे पास, जरा समाप्त कीजिए। मैंने कहा ना कि मैं बात कुछ बातें सुनकर बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी यहाँ ऐसे पेंट किया जा रहा है जैसे इमरान खान की हुकूमत इतना डिलीवर कर चुकी है और इतनी माशाल्लाह अवाम में पॉपुलर हो चुकी है। जिस मुल्क की इकानमी 1952 के बाद पहली बार माइनस में आ जाए तो क्या पॉपुलर होगी? किसी ने नहीं कहा शौकत प्राचा साहब, ये बात तो ना इफ्तिखार साहब ने किया ना मैंने किया कि इमरान खान की हुकूमत पॉपुलर है। अभी सुनने ना मैंने भी सुना है ना आपको। तो इसलिए मुझे ये बताइए दिनेश के अपोजिशन को बोलने की क्या जरूरत है? मसलन क्या जो कमकरियां इस वक्त गवर्नमेंट को पढ़ रही हैं वो जरदारी बोले तो आधी उसको पढ़े या मियां नवाज शरीफ को पढ़े, हर कोई आराम से बैठा है कि जो कुछ इस साथ हो रहा है लड़ कौन ने यहाँ पर। अभी जो
सलमान साहब ने लोगों के, हुकूमत वालों के नाम ले गए, क्या ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो किसी एहतसाब में आने वाले हैं, या ये नून लीग के लोग हैं? अगर वाकई ये एहतसाब या इन्हीं पे ये इल्जामात आ रहे हैं तो यहाँ अपोजिशन को बोलने की क्या जरूरत है? मैं आपको पहले भी गुजारिश कर रहा था कि एजेंडा यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और सोचा जा रहा है, यहाँ कुछ और प्लान किया जा रहा है। मसलन क्या प्लान एनएफसी किया जा अवार्ड, रहा है? मैं बता रहा हूँ, एनएफसी अवार्ड को अगर आपने रिकंसिडर करना है तो एक कमीशन बनाया, सब ने उस पर एतराज कर दिया, नून लीग सुप्रीम कोर्ट में चली गई, पीपल्स पार्टी ने कहा हम इसको नहीं मानते। बलूचिस्तान में असलम भूटानी साहब खुद इसी हुक्मरान इत्तेहाद के आदमी है, वो कोर्ट में चले गए। तो इतना बड़ा एक मामला सोचा जा रहा था कि नहीं, मरकज के पास कुछ नहीं बचता, सूबे ले जाते हैं, हम इसको रिकंसिडर करें, उसके वो कहाँ रह गया? 18वीं तरमीम आपको नहीं पता कितना मसला बना हुआ है। दूसरी बात, जो आप ताजरों की बात कर रहे थे, देखिए ये ताजर थे कि जाके कहाँ मिले? वो मिले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, उन्होंने शिकायत की हुकूमत की। उसके बाद नैब चेयरमैन भी जनाब वो एक्सप्लेनेशन देते रहे, वज़ीर आज़म साहब भी मिले उनसे। उसका नतीजा क्या हुआ कि नैब का तरमीमी आर्डिनेंस आया जिसमें बहुत सारी एग्जम्पशन मिल गई थी। अभी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, 20 मार्च को लॉ एंड जस्टिस की कौमी असेंबली स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि 25 को हम मीटिंग कर रहे हैं, 25 मार्च की बात कर रहा हूँ, और एक रिवाइज नैब ऑर्डिनेंस आएगा, आप उसको अप्रूव करें ताकि फिर हाउस से अप्रूव कराया जाए। वो कोरोना की वजह से रुक गया। तो मुझे ये बताएं कि वो ताजर जो आप, वो बिजनेसमैन जो आपके एक्सपोर्टर, जिनकी एक मीटिंग के बाद हुकूमत वक्त को लॉ मेकिंग को ये कर नहीं सकते, एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, आप और मैं तवक्को करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, बात वो 3 बिलियन रुपीज की सब्सिडी की नहीं है, बात तो ये है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर का किसने किया। अगर ये एड्रेस होती हैं चीजें, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अपोजिशन हो या ना हो, हुकूमत को क्वेश्चन किया जाता है। आज अगर इमरान खान डिलीवर कर रहे हो, आज अगर वो अवाम में पॉपुलर हो, तो फिर तो कहें जलसे निकालें, फिर तो कहें वो आकर एहतजाज करें। जब उनका मकसद इनके अपने सॉरी, आई हैव टू रैप अप। मुझे आपका पॉइंट मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने का। एक दफा फिर से आप सब लोगों को ईद मुबारक, और इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सब कुछ ठीक रहा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो लाइव शो लेकर दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे आफ्टर दिस ईद फेस्टिविटी। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।